तो स्वागत है इंटरनेशनल रिलेशन के एक नए टॉपिक के साथ। हम लोग शुरू कर रहे हैं भारत ईरान संबंध। जब हम किसी भी इंटरनेशनल रिलेशन का टॉपिक शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जिस भी देश या देशों के संबंध में बातें हो रही है, आप निश्चित तौर पे एटलस पे उन देशों को मैप पे एक बार लोकेट कर लें कि वो कहाँ पर अवस्थित है और उसके आसपास के देश कौन से हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जब तक देश, उनके आसपास की अवस्थिति, ज्योग्राफिकल अवस्थिति इत्यादि के बारे में ना पता हो, तब तक आप बहुत अच्छे से उसको नहीं कर पाएंगे। खैर, भारत ईरान संबंध। ईरान एक देश है, आप लोगों को मालूम है, बिल्कुल सब बड़े बच्चे हैं यहाँ पर। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान जो है वो कहाँ पर अवस्थित है, यहाँ पर आप मैप में देखेंगे, इंडिया के ठीक उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से सटा हुआ है ईरान। तो यहाँ पर ईरान है और ये भारत। तो भारत और ईरान का संबंध हम कर रहे हैं। अब यहाँ बात करते हैं, जब भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की बात आती है तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ऐतिहासिक संबंध के आधार पर वर्तमान में जो संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। अब ऐतिहासिक संबंधों के बारे में भारत और ईरान का अगर देखें तो पूर्व में व्यापार होता रहा है निश्चित ही, लेकिन चूंकि हम इंटरनेशनल रिलेशन देख रहे हैं, इतिहास का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ऐतिहासिक संबंधों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा किए बगैर हम लोग वर्तमान में जो भारत और ईरान का संबंध है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए, जब भारत आजाद हुआ, भारत देश, अपना जो देश है वो आजाद हुआ 1947 में, उसके बाद स्वतंत्र भारत का ईरान के साथ संबंध 15 मार्च 1950 से स्थापित होता है। यानी कि एम्बेसीज खुलती है। भारत की एक एम्बेसी ईरान में यानी तेहरान में, और तेहरान की एक एम्बेसी नई दिल्ली में, है ना। तो इसके बाद 15 मार्च 1950 से लेकर के कई उतार चढ़ाव भारत और ईरान ने अपने संबंधों में देखा। आपको मैं बता दूं कि जिस समय में भारत का संबंध ईरान के साथ बना, उस समय में वर्तमान जो जिस प्रकार की सरकार वहां पर अवस्थित है या अभी बनी हुई है, जिसको कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान कहते हैं, वो नहीं था, बल्कि राजवंशीय शासन था। कैसा था उसके बारे में बात करेंगे। 1979 में एक रिवॉल्यूशन होता है। इस रिवॉल्यूशन को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के जन्म के रूप में आप जान सकते हैं। इसमें क्या होता है, इसको इस्लामिक रिवॉल्यूशन भी कहते हैं या फिर इसको, है ना, ईरानी रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, क्रांति। मैं बाइलिंगुअल यूज कर रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट्स हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा से हो सकते हैं जो हमारे वीडियो को देखते हैं। तो 1979 में ये रिवॉल्यूशन होता है और यहाँ जो राजवंश है, पहलवी राजवंश, ये पहलवी राजवंश के जो नेता हैं उनको बाध्य किया जाता है देश छोड़ने के लिए। यूं कह लें कि चूंकि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनाने की प्रक्रिया में अत्यधिक हिंसा हो रही थी, तो यहाँ के जो राजा होते हैं, है ना, और अपने पूरे परिवार के साथ इजिप्ट में जाकर के असाइलम लेते हैं। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं है। 1979 में बस आपको इतना याद रखना है कि रिवॉल्यूशन हुआ था 1979 में, ईरानी रिवॉल्यूशन। अब इसके बाद देखते हैं यह जो देश है, ये जो कि राजवंशीय शासन का था, मतलब राजा द्वारा शासित होता था, उस समय में ईरान का संबंध अमेरिका के साथ बहुत अच्छा हुआ करता था। और इस समय में ऑब्वियसली भारत जो था वो NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लगभग नेतृत्व कर रहा था। यानी कि भारत अमेरिका की तरफ तो नहीं था, और ना ही मतलब सैद्धांतिक रूप से भारत किसी भी महाशक्ति की तरफ उसका झुकाव नहीं था। ऐसी सूरत में ईरान, जिसका झुकाव उस समय में यूएसए के तरफ था, तो यूएसए की तरफ झुकाव होने की वजह से भारत का ईरान के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं था। मतलब मीडियम संबंध था, है ना, बहुत अच्छा नहीं था। लेकिन उसके बाद जैसे ही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनता है, तो धीरे धीरे ईरान का संबंध यूएसए के साथ यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ संबंध जो है वो बहुत मतलब थोड़ा उलट पुलट होना शुरू करता है। और आज वर्तमान परिदृश्य में अगर बात करें तो ईरान का संबंध अमेरिका के साथ लगभग बुरा है ना, लगभग बुरा है, क्योंकि यूएस ने कई सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगाए हैं। और इस तरीके से देखते हैं कि ईरान का संबंध यूएसए के साथ
बिगड़ता चला जाता है। लेकिन भारत का संबंध जो था, भारत धीरे धीरे डिप्लोमेटिकली बहुत सुदृढ़ या सशक्त होने लगा और इसने, हमारे देश ने ईरान के साथ एक अच्छा, है ना, संबंध स्थापित कर लिया। अब संबंध तो कई प्रकार के होते हैं, राजनीतिक संबंध है, कूटनीतिक संबंध है ना, बहुत प्रकार से, आगे हम लोग देखेंगे। चलिए, एक चीज मैं यहाँ पे आपको फैक्चुअली बता दूं कि ईरान जो है वो शिया डोमिनेंट कंट्री है, मतलब जो इस्लाम सुन्नी और शिया हुआ करते हैं, तो उसमें से यहाँ पर शिया डोमिनेंट है, यानी कि शिया जो इस्लाम है उसको मानने वाले लोग ज्यादा हैं। एक चीज और ऐड कर दूं आपको कि जिस प्रकार से ईरान शिया डोमिनेंट है, इसी तरीके से सऊदी अरब सुन्नी डोमिनेंट है। तो जो संबंध है, ये संबंध बहुत सारे तरीके का है। हम लोग यहाँ बात कर सकते हैं ऑयल एंड गैस। तो ईरान जो है, अमेरिका के द्वारा ईरान पर सैंक्शन लगाने के पहले तक भारत का सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर्स में से एक था, मतलब कि हम ऑयल और गैस की आपूर्ति अपने देश में ईरान से बहुत बड़े मात्रा में करते रहे। इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यापार हैं, जैसे मसाला, कपड़ा, चाय, रबर इत्यादि, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है जो संबंध में आता है, वो है डायस्पोरा, मतलब कि भारतीय डायस्पोरा उनके यहाँ पर रहता है, यानी कि भारतीय जो लोग हैं उनमें बहुतायत, मतलब एक बहुत बड़े संख्या में लोग ईरान में रहते हैं और ईरान के भी बहुत सारे लोग यहाँ रहते हैं। ईरान के लोग खास करके एजुकेशन पर्पस में रहते हैं, एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है और लगभग 8,000 से अधिक स्टूडेंट्स ईरान के यहाँ पढ़ाई करते हैं भारत देश में। इसके अलावा मैं बता दूं, केंद्रीय विद्यालय संगठन का आपने नाम सुना होगा। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन तेहरान, केंद्रीय विद्यालय तेहरान, जो कि वहाँ के एम्बेसी क्षेत्र में है ना, तेहरान में, तेहरान जो कि रिपीट कर दूं ईरान की राजधानी है। तो केंद्रीय विद्यालय तेहरान तो भारतीयों के लिए वहाँ पर एक स्कूल अरेंज करता है जिसमें काफी बच्चे पढ़ते हैं। इसके अलावा रणनीतिक संबंध में हम जब आते हैं तो देखेंगे कि जेरांज देलराम हाईवे। मैं चाहता हूं कि जब आप इस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से देख लें, इसके बाद जरूर से आप विकिपीडिया के माध्यम से जेरांज देलाराम हाईवे के बारे में एक बार विकिपीडिया में सर्च करें। ये वो हाईवे है जिसके बारे में हमने कल्पना करी थी इनफैक्ट, कि भारत से होते हुए जब हम अफगानिस्तान को पहुंचना चाहेंगे तो सबसे पहले चाबहार द्वीप, जो कि एक दक्षिणी भाग में, ईरान के दक्षिणी भाग में भारत के द्वारा विकसित एक बंदरगाह है, वहां से होते हुए हम लोग रास्ते, सड़क मार्ग से जेरांज देलाराम हाईवे को इस्तेमाल करते हुए हम लोग सीधे अफगानिस्तान में एंटर कर सकते हैं, बाईपास करते हुए किस देश को? पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान जाने में हमें बहुत बार बार समस्या आती है। तो और दूसरी बात क्या है कि अफगानिस्तान पहुंचने के लिए जो हम लोग हवाई मार्ग का भी इस्तेमाल करेंगे तो वो रिलेटिवली थोड़ा महंगा पड़ता है। इसलिए हम लोगों ने चुना है कि सबसे पहले भारत के पश्चिमी छोर से, है ना, पश्चिमी भाग से हम लोग सीधे सीधे चाबहार पहुंच करके वहां से सड़क मार्ग से जेरांज देलाराम हाईवे को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान एंटर कर सकते हैं। तो ये बात हुई। इसके अलावा मैंने अभी बताया कि चाबहार जो है एक पोर्ट है, चाबहार पोर्ट, जो कि ईरान के दक्षिण पूर्व में अवस्थित है। यह लगभग पाकिस्तान में अवस्थित ग्वादर पोर्ट के बिल्कुल निकटवर्ती है। ग्वादर पोर्ट के बारे में बता दूं, यह पोर्ट पाकिस्तान में तो है, लेकिन इसका विकास किसने किया है? ग्वादर का विकास किया है चाइना ने, है ना, ग्वादर पोर्ट। और लगभग आप कह सकते हैं कि उसी को प्रत्युत्तर देने के लिए हम लोगों ने चाबहार का विकास करवाया। तो चाबहार का विकास लगभग हो चुका है। अब जब भी कभी चाबहार कंप्लीट तरीके से उसको जब खोलने की बात आएगी तो मैं फिर एक वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक है व्यापार। व्यापार हम लोग बहुत सारी चीजों को करते हैं। देखिए, वहां से जो चीजें वहां अवेलेबल है और यहाँ नहीं, ऑब्वियसली हम उसको इंपोर्ट करते हैं। और जो चीजें, चूंकि भारत बहुत बड़ा देश है तो यहाँ जो चीजें अवेलेबल है और वहां नहीं हो सकती, जैसे चाय, है ना, रबर, मसाला, कपड़ा, तो इसको हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। आगे बढ़ते हैं धर्म की बात। तो आपको पता ही होगा कि मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो पूरी दुनिया में सेकंड नंबर में भारत देश में निवास करता है। पहले नंबर पे कौन है वो आप कमेंट में बताइए, है ना। और इसके अलावा आपने
पारसी समुदाय के बारे में सुना होगा। पारसी समुदाय भारत का एक बिल्कुल अत्यंत छोटी कम्युनिटी है पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन इन लोगों ने जो अचीवमेंट्स करके भारत को दिया है या इनका योगदान जो है वो भारत में बहुत ही बृहद रूप में काउंट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपने दादा भाई नौरोजी का नाम सुना होगा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के शुरुआती दिनों में उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष में पार्टिसिपेट किया था, है ना, और या यूं कह लें कि बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और जब आप ड्रेन ऑफ वेल्थ की बात करते हैं तो ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे कि सबसे पहले इन्होंने और इनके और भी कुछ मित्र हैं, मैं कभी डिस्कस करके बता दूंगा आपको। तो नौरोजी साहब जो थे, दादा भाई नौरोजी, उन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी कि इंग्लैंड के द्वारा भारतीय उपनिवेश से जो पैसे को अपने देश में ले जाने की जो प्रक्रिया चल रही थी, जिसके माध्यम से वेल्थ यानी कि धन, बहुत सारा भारतीय धन इंग्लैंड चला जा रहा था, तो उसको ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत कहा गया। तो उसको सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने ही उसका जिक्र किया था। आगे बढ़ते हैं। टाटा को आप जानते ही हैं, है ना, JRD टाटा भी इसी कम्युनिटी से आते हैं, पारसी कम्युनिटी से। इसके अलावा साइरस मिस्त्री, वर्तमान में आप कई बार न्यूज़पेपर में नाम सुनते होंगे। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोरोना काल में जो वैक्सीन लग रहे हैं भारत में विशेष करके, तो भारत में अडार पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के चेयरमैन है, मालिक है कह सकते हैं आप, तो वो भी इसी कम्युनिटी से आते हैं। इसके अलावा भारत का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको शुरुआती दिनों में बहुत आगे तक ले जाने का श्रेय डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को जाता है। तो ये डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी पारसी समुदाय से आते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, शायद यहाँ पे सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट लोगों का नाम यहाँ पर ले लिया। अगर और आपको लगे कि कोई इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व जो कि पारसी कम्युनिटी से आते हैं और जिनका योगदान भारत में किसी ना किसी रूप में महत्वपूर्ण रूप से रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में वो बताएंगे, है ना। और इसके अलावा यह जो देश है ईरान, ये एक और महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान रखता है और वो है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस कॉरिडोर के बारे में शॉर्ट में बता दूं आपको कि नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है वो रशिया से चल करके उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह को जोड़ता हुआ, है ना, अफगानिस्तान, ईरान और मिडल ईस्ट और साथ साथ में इधर भारत को जोड़ने के लिए एक उत्तर दक्षिण कॉरिडोर है, जिसकी परिकल्पना तो की गई है लेकिन वर्तमान में यह प्रोसेस में आप कह सकते हैं। इसके अलावा ईरान जो है, आप कई बार न्यूज़पेपर्स में पढ़ते होंगे कि ईरान का यूएस और इजराइल के साथ बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि यूएस के साथ जब मोनार्क था, ये राजवंश, यहाँ पर राजवंश का शासन था, उस समय यूएस के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। बाद में धीरे धीरे रिलेशन बिगड़ते गए और इतने बिगड़ते गए कि यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, है ना, बहुत सारे, मतलब क्या कहेंगे, बहुत सारे लिमिटेशंस कर दिए कि भाई इस देश के साथ व्यापार नहीं किया जाएगा, या फिर जो देश ईरान के साथ संबंध रखेगा उस देश के साथ भी व्यापार नहीं करना चाहिए, ऐसा करके। और भारत देश का जो ईरान से बहुत अत्यधिक मात्रा में तेल और गैस का व्यापार करता था, ये इसी सैंक्शन की वजह से हमें वो कट आउट करना पड़ रहा है। और इजराइल की जहां तक बात करेंगे तो इजराइल के साथ ईरान का संबंध कभी भी अच्छा नहीं रहा है, शुरू से अच्छा नहीं रहा है। और अगर आप कहेंगे तो इजराइल और ईरान के संबंध के बारे में, या फिर जो लगातार कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं इजराइल के संबंध में, तो वो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको बता दूंगा। आगे एक बात और है कि ईरान के साथ वैसे तो भारत का नॉर्मल संबंध रहता है, ठीक ठाक संबंध रहता है, उसके बावजूद जब IAEA, इसका मतलब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, है ना, जब उसकी बात आती है, तो जब भी भारत का ईरान को न्यूक्लियर मामलों में सपोर्ट करने की बारी आती है, तो न्यूक्लियर मामलों में कभी भी भारत ईरान का समर्थन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इससे न्यूक्लियर रेस बढ़ेगी और अकथित तौर पर ईरान के पास न्यूक्लियर तो है, लेकिन उसको वैलिडेशन मिल जाए तो समस्याएं बहुत सारी और भी खड़ी हो सकती है। इसलिए 2005 में भी भारत ने इसका विरोध किया था और वोटिंग में इसके विरोध में मतदान किया था। इसके विरोध में ईरान के विरोध। एक और बात है रूस के साथ संबंध। अब क्या होता है, विश्व की
दो महाशक्तियां, वास्तव में अभी कहें तो तीन महाशक्तियां हैं, है ना। और उससे भी अगर थोड़ा और डिटेल में बात करें तो बहुत सारी महाशक्तियां हैं। जैसे पहले कोई एक महाशक्ति हुआ करती थी, उसके बाद दो महाशक्तियां, उसके बाद चाइना भी आ गया। दो महाशक्तियां कौन कौन? तो सबसे पहला है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है चाइना, ऑब्वियसली भारत भी है। तो सभी महाशक्तियां हैं। लेकिन विशेषकर यहाँ देखिए कि जो भी देश यूएस के साथ अच्छा रिलेशन रखता है उसका अमूमन, है ना, रशिया के साथ संबंध बहुत अच्छा नहीं होता, और वाइस वर्सा, यानी कि यूएस के साथ अगर रिलेशन खराब है तो उसका रशिया के साथ संबंध अच्छा होता है। तो इस तरीके से सब कुछ बैलेंस ऑफ पावर में चलता है। और यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक बात का ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल रिलेशन जिस बात पर आधारित होता है वो ये नहीं है कि कौन सा देश किस देश को पसंद करता है, या कौन सा देश, है ना, किस देश को ऐतिहासिक रूप में सहायता उसने किया था, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशन में कोई देश किसी देश के साथ संबंध जो है वो केवल और केवल अपने राष्ट्रीय हित, नेशनल इंटरेस्ट, है ना, इसके आधार पर बनाता है। तो जब इंटरनेशनल रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि नेशनल इंटरेस्ट के बगैर हम लोग किसी भी देश, चाहे वो यूएसए हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, जब तक हमारा नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल नहीं होता तब तक हम लोग किसी भी देश के साथ रिलेशन के लिए हम लोग परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। भारत ईरान संबंध में हम लोगों ने लगभग सारे टॉपिक्स देख लिए। और अब मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको करंट अफेयर से रिलेटेड बोलूंगा कि हमने ये टॉपिक आज क्यों देखा। इसलिए देखा क्योंकि वर्तमान में जो भारत के विदेश मंत्री हैं मिस्टर एस जयशंकर, जो कि पूर्व में विदेश सचिव भी रह चुके हैं, उनका ईरान विजिट हाल में हुआ है। जब ये आप वीडियो देख रहे हैं इसके 2 दिन पहले जो हमारे विदेश मंत्री हैं वो ईरान के दौरे पे गए। तो इसलिए हम लोगों ने इस पूरे टॉपिक को डिस्कस किया। आप बताएं कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब